आ जाए क्वेश्चन नंबर 23। भैया सुनो सुनो, सर्किट देखना है और आपको बताना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो कोई भी बता देगा। अब तो ये बच्चों वाला सवाल हो गया, देखते हैं। और ये 3 बार पूछा गया है सवाल। देखो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो बेटा जल्दी। ये क्या है 4 ओम, ये क्या है 6 ओम। ये 6 ही दे रखा है ना, कितना दे रखा है मुझे तो दिख भी नहीं रहा। हाँ 6 ओम है। तो इन दोनों को तो सीरीज में ऐड कर दो, तो ये तो हो गया 10 ओम। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां पर ओवरऑल आ गया 10 ओम और ये भी है 10 ओम। अब ये पूरा सर्किट आ गया पैरेलल में, 10 और 10। अब पैरेलल में ऐड करो, जब 10 और 10 को पैरेलल में ऐड करोगे तो क्या आएगा 5। जब इनको पैरेलल में ऐड करोगे तो अब इस पूरे को जब आपने सॉल्व करा इस एरिया को, तो यहां पर आ गया एक रेजिस्टर जो कि है 5 ओम का। ठीक है, अब यहां पर 5, यहां पर 5 और यहां पर 10, 5 5 10 कितना आ गया ओवरऑल? ओवरऑल कितना आ गया बोलो फटाफट? 5 5 10 कितना होता है 20। तो आर नेट तो आ गया 20 ओम। बीसी आ रहा है सबका? बीसी आ रहा है? बीसी आ रहा है? चले बहुत बढ़िया। अब सुनो 20 आ गया। अब सुनो मेरी बात, अब अगला अगला क्या पॉइंट है, अब सुनना मेरी बात। 20 आ गया आपका। अब इसमें क्या करना है आपको? अरे बड़ी सिंपल सी चीज है बेटा, ध्यान से सुन लो। अब करंट बताना है। अगला पार्ट है कि भैया लो करंट, करंट बता दो। करंट कैसे बताओगे? आर नेट आ गया है। अरे आर नेट आ गया है, वोल्टेज पता है। वोल्टेज कहां है? वोल्टेज ये लिखा 20, ये लिखा 20। ये देखो, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो। वोल्टेज कितना आ गया? कर लो सॉल्व, कर लो सॉल्व। कितना आ गया? 20/20। अरे भाई करंट क्या होता है? V बाय आर। वोल्टेज है 20, रेजिस्टेंस है 20, कितना आ गया करंट? 1। तो करंट आ जाएगा 1 एम्पियर। अगला देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर। 5 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस इसको पकड़ लो, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? आपको पता है, ध्यान से सुनना, नहीं पता तो बता दो, ध्यान सुनो। करंट विल बी सेम, करंट विल बी सेम इन सीरीज। तो 1 एम्पियर इधर जाएगा, 1 एम्पियर इधर जाएगा, 1 एम्पियर इधर जाएगा, है ना? तो करंट यहां पर कितना जा रहा है? 1 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है? 5। वोल्टेज कितना होगा? आई आर। आई कितना है? 1। रेजिस्टेंस कितना है? 5। V इक्वल्स टू आई आर लगा बेटा, V इक्वल्स टू आई आर। तो अपनी V की वैल्यू आ गई 5 वोल्ट। अरे हाँ या ना? इतना सिंपल, इतना साधारण, इतना सिंपलीफाइड क्वेश्चन, उसमें भी डर रहे हो, उसमें भी घबरा रहे हो। इतना मत घबराओ, है मेरी जान, इतना मत घबराओ, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रशांत भैया खड़े हैं यहां पर, बहुत सिंपल सवाल। चलिए, ये रेस के आंसर सारे के सारे आपने कर ही लिया होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे 1.5 करोड़ रुपए के लिए ये रहा। अब मुझसे ये मत पूछा करो भैया 1.5 करोड़ रुपए कब आएंगे, नहीं आएंगे तुम्हारे पास 1.5 करोड़ रुपए। चलो, है ना, जिस दिन मेरे पास आएंगे उस दिन भेज दूंगा। आ जाओ। ये बहुत प्यारा सवाल है, बार बार पूछा जाता है, कम से कम नहीं तो 4 बार इसी टॉपिक पे सवाल रिपीट हुए हैं। 4 बार इस टॉपिक पे रिपीट होते हैं। ये सवाल आता है, आपको पता है किस चैप्टर का ये सवाल है? हेरिडिटी का। इस पे सवाल हमेशा पूछा जाता है। चलिए, इसलिए बोल रहा हूं 1.5 करोड़ का है। इन अ क्रॉस बिटवीन वॉयलेट फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट ऑब्टेन्ड इन F1 जनरेशन। बेटा यहां पर करेक्शन कर लेना, ये है F1 जनरेशन, यहां भी है F1 जनरेशन, ये है अपना F2 जनरेशन, और क्या बोल रहा है? और ये भी है अपना F2 जनरेशन। चलो अब बताओ, पहला सवाल देखते हैं। पहले हमसे बोल रहा है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट ऑब्टेन इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के प्लांट कैसे होंगे? याद करो कैसे होंगे। अब हमें इस सवाल के अंदर ये नहीं बताया है कि कौन डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव है। क्या बताया है? कहीं लिखा है क्या? जब नहीं लिखा तो अपना भेजा मत लगाओ, है ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया हमने पढ़ा था पी प्लांट के अंदर ना भैया वो वॉयलेट वाला जो फ्लावर होता है ना वो डोमिनेंट होता है। मैंने कहा एग्जाम में लिखा है? कहीं यहां पर दिया है पी प्लांट है? क्यों दिमाग लगाना? जब तक ना दिया जाए कोई जरूरत नहीं। अब देखो, हम इमेजिन करते हैं वॉयलेट है, इसको हम लिख लेते हैं ऐसे ऐसे वी से, है ना। और व्हाइट को हम लिख लेते हैं स्मॉल वी से, स्मॉल वी। अच्छा डब्ल्यू बनाते हैं ना, छोड़ो, है ना। इसको हम वॉयलेट को हम लिखते हैं बड़े वाले डब्ल्यू से, है ना, डब्ल्यू। और वॉयलेट को हम लिखते हैं स्मॉल वाले डब्ल्यू से, है ना, डब्ल्यू। ठीक है, अब सुनो, अब पहली F1 जनरेशन में क्या होगा? दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, जो आपका प्लांट बनेगा, वो होगा बड़ा वाला डब्ल्यू और स्मॉल वाला डब्ल्यू। यही होगा। किसके कैरेक्टर्स दिखाएगा? जो डोमिनेंट होगा।
तो इसका जो पहले का जो आंसर होगा ना पहले पार्ट का कि क्या कैरेक्टर शो होंगे F1 जनरेशन में, तो इसका सिंपल सा आंसर है डोमिनेंट कैरेक्टर्स विल बी शोन। केवल और केवल डोमिनेंट कैरेक्टर, जो भी डोमिनेंट होगा वो शोन होगा, है ना। अपना भेजा मत लगाओ कि व्हाइट या वॉयलेट जो होता है पी प्लांट में डोमिनेंट होता है इसलिए वॉयलेट ही शो होगा, नहीं, अपना दिमाग मत लगाओ, यहां गिवन है नहीं गिवन है, कंफ्यूज नहीं होना है, जब तक ना दिया जाए नहीं लगाना, ठीक है। इसका मतलब हमें इसका सिंपल सा आंसर लिखना पहले पॉइंट का, जो डोमिनेंट उसका कैरेक्टर शो होगा F1 जनरेशन में। आगे देखते हैं, इफ प्लांट of F1 progeny are self-pollinated, then what would be observed in the plant of F2 generation? F2 generation के साथ क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए, अब मैंने मान लिया W, W और स्मॉल वाला W, इसकी क्रॉस ब्रीड करा दी, सॉरी सेल्फ ब्रीड करा दी, ऐसे है ना। 4 बनते थे, रेशियो याद है सबको, 3:1, किस किस को याद है? हाँ बहुत बढ़िया। देखो 4 बनते थे, कौन कौन से 4 बनते थे बताओ? एक होगा आपका डब्ल्यू डब्ल्यू, एक होगा आपका बड़ा वाला डब्ल्यू स्मॉल वाला डब्ल्यू, एक होगा आपका बड़ा वाला डब्ल्यू स्मॉल वाला डब्ल्यू, और एक होगा आपका स्मॉल वाले डब्ल्यू स्मॉल वाले डब्ल्यू, ठीक है। ये 4 बनते थे, है ना, जिसमें कि तीन जो होते थे वो आपके डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करते थे, केवल एक अकेला होता था जो कि रिसेसिव को शो करता है। तो इसका क्या आंसर लिखना है? अगर कोई पूछे ना कि F2 जनरेशन में क्या होगा, तो सिंपल सी कहानी लिख देना कि भाई 4 प्लांट, मतलब रेशियो बनेगा 3:1 का, जिसमें 3 जो होगा आपका एक रेशियो बनेगा 3:1 का, जिसमें 3 तो होगा डोमिनेंट कैरेक्टर और 1 होगा रिसेसिव कैरेक्टर। बस ये समझा के आना है, क्लियर। अगला पार्ट देखते हैं। इफ 100 प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इन F2 जनरेशन, यहां पर F2 लिख लेना, प्रोजेनी, देन हाउ मेनी प्लांट विल बी क्या शो द रिसेसिव ट्रेट। अच्छा, अब इमेजिन करो F2 जनरेशन के अंदर ओवरऑल प्लांट तो है 100, अब इनमें से रिसेसिव कितने होंगे? बोलो रिसेसिव कितने होंगे, बोलो जल्दी, रिसेसिव कितने होंगे? बोलो फटाफट, कितने होंगे? अरे अभी बताया 3:1, जिसमें 1 क्या होता है रिसेसिव, ये 3 क्या होते हैं? 3 होते हैं आपके डोमिनेंट। तो मतलब अगर 100 प्लांट हैं तो केवल 25 प्लांट ही तो होंगे जो कि रिसेसिव ट्रेट शो करेंगे। तो आंसर क्या आएगा? 25। ये एक कौन लिख रहा है भाई? कौन सी दुनिया में घूम रहे हो? क्या हो गया भाई? एक, अरे अबे एक किसका आंसर लिख रहे हो तुम? मैं सोच रहा एक, अच्छा हाँ सही है, 25। चलो बढ़िया, आ जाओ, क्लियर है। तो ये सवाल बहुत बार पूछा गया था और ये ऐसे ही सवाल पूछे भी जाते हैं। प्लीज बी रेडी टू सॉल्व दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर है, डायग्राम के ऊपर लेक्चर, ठीक है बेटा। इसमें वीडियो में कमेंट्स होंगे तो मैं ले लूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, टेंशन मत लो। आ जाओ। व्हेन इथेनॉल, अब ये वाला भी सवाल इस साल पूछने की चांसेस 99% तक हैं, ठीक है। सवाल देखना, व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, H2SO4 बना लेना, अ सब्सटेंस विद फ्रूट स्मेल इज प्रोड्यूस्ड। जब भी आ जाए स्वीट स्मेल, फ्रूटी स्मेल, तो भैया समझ जाना एस्टर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एस्टर की बात हो रही है, समझ जाना। और ये रिएक्शन आपको पता भी होगी कि इथेनॉल आता है, इथेनोइक एसिड आता है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एस्टर बनाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं अब। स्टेट द क्लास ऑफ कंपाउंड विच द फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड बिलोंग। क्लास क्या है? एस्टर्स है, तो इसका आंसर तो होगा एस्टर। आगे देखते हैं। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। ये रही, ये देखो, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। जब पढ़ा रहा था तब भी बोला था इसको पढ़ लेना, हाथ जोड़ के भी बोला था पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इथेनोइक एसिड कंबाइन होता है इथेनॉल के साथ और ये इथाइल एसीटेट ये बनाता है। और बच्चे क्या करते हैं ना, क्योंकि ये रिएक्शन टफ है, क्योंकि इस रिएक्शन में थोड़ा बहुत याद करने का है, तो क्या करते हैं? होशियारी लगाते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यार ये सवाल आएगा 3 नंबर का, अगर 3 नंबर छूट भी गए एग्जाम के अंदर तो 80 में से 77 नंबर तो मेरे पास हैं, तो इस 3 नंबर को छोड़ देता हूं, 77 नंबर पे फोकस करता हूं। अरे मूर्खो, ये सवाल जब पता है आपको पूछा जाता है बार बार, तो इस रिएक्शन को याद कर लो, इतना दिमाग क्यों लगाना है? इथेनोइक एसिड इथेनॉल क्या बनाता है? इथाइल एसीटेट। ये रिएक्शन याद रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला सवाल क्या है? स्टेट द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। मैंने आपको बोला था कंसंट्रेटेड H2SO4 का एक ही काम, जिंदगी में उसने बोला भैया मैं एक ही काम करता हूं। मैंने पूछा क्या काम करते हो? मैं ना डिहाइड्रेटिंग एजेंट हूं, मैं पानी खींच लेता हूं।
जहां भी आता है ना वहां से पानी खींच लेता हूं। मैं बोलता हूं कि भैया लो पानी खींच लिया, पानी खींच लिया, पानी खींच लिया। तो इसका काम क्या है बेटा? पानी खींचना, है ना। तो आपको पता है क्या होता है? H2SO4 होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एक तरीके का डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो कि पानी खींच लेता है। क्लियर? बताओ, है ना? क्लियर? बताएं, बताएं, सब बढ़िया? चलें आगे बढ़े। ये क्या लिख रहे हो तुम? बिग बॉस देख रहे हो क्या? मुनावर मुनावर क्या लिख रहे हो? बिग बॉस देखने लग गए हो क्या तुम? ये दिन आ गए क्या तुम्हारे, तुम्हें बिग बॉस देखने पड़ रहे हैं? तुम्हें बिग बॉस देखने पड़ रहे हैं, ये दिन आ गए क्या तुम्हारे? ऐसा मत करा करो यार, ये सब देखना छोड़ो। चलिए अगला सवाल। ड्रॉ दी पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस produced around current carrying straight conductor passing perpendicular through a horizontal cardboard। बताओ भाई इसका आंसर। हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल। शोभित भैया कह रहे हैं कब लाइव खत्म होगा? देखो भाई, इसके बाद सवाल बच रहे हैं आपके, कितने बच रहे हैं सवाल? बच रहे हैं 6 और, है ना। इसके बाद 6 और बच रहे हैं, तो मान लो 15 मिनट और, 15-20 मिनट और, ठीक है। चलिए देख लो भाई फटाफट क्या बोल रहा है कि भाई पैटर्न बताओ। अब इमेजिन करना, इसको थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे, सवाल आसान हो जाएगा। एक कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड है, इसके अंदर से मैंने करंट कैरिंग वायर को ऐसे डाल दिया, ठीक है। मैंने ऐसे डाल दिया, भाई करंट कैरिंग वायर जा रहा है कार्डबोर्ड के। अब मुझे बताना है कार्डबोर्ड पे कैसी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगी, कैसा दिखेगा ये आपको बताना है। तो ये एक्सपेरिमेंट है आपकी बुक का, ये एक्सपेरिमेंट है। आपको पता है वायर के राउंड 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 राउंड, याद है? याद है कैसे दिखती है? कैसे दिखती है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस? ऐसी, राउंड 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 राउंड। कार्डबोर्ड के ऊपर अगर बनाने को बोली जाए तो ऐसे राउंड बनाना, ठीक है। ये बहुत बेसिक एग्जांपल है, आपको पता है ना, बहुत बेसिक एग्जांपल है। अब दूसरी चीज देखना, हाउ विल द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज व्हेन द पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज मूव्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं बेटा, ये मिस मत करना, ये मिस कर दिया नंबर कट जाएंगे। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर मैं मान लो मैं यहां पर हूं तो एक मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं यहां से दूर जाता जाऊं, अगर मैं जिंदगी में दूर जाता जाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होगी? बताओ, ज्यादा होगी कम होगी? बोलो, ज्यादा होगी कम होगी? फटाफट बोलो, कैसी होगी? अरे बोलो फटाफट, कैसी होगी? ज्यादा होगी या कम होगी? जल्दी बोलें, कैसी होगी? कम होगी। बहुत बढ़िया, कम होगी। अगर मैं दूर जाता जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड से तो मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स है, जो स्ट्रेंथ मुझे फील हो रही है, वो भैया कम होती जाएगी। तो इसका उत्तर है कि भैया जो पॉइंट अगर हम दूर मूव करेंगे तो कम होती जाएगी, ठीक है। ये बड़े ही सिंपल आपके क्वेश्चन थे, है ना। ये बड़ा ही सिंपल सा आपका सवाल था, ये आपको मैंने बता ही दिया कि कैसे हम निकालते हैं, ये पूरा डायग्राम आपको बना के आना था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। बेटा कुछ देर और लगे रहो, 10-15 मिनट और, पूरे के पूरे 33 सवाल हम खत्म करने वाले हैं। और मैं आपको बहुत गारंटी से बोल रहा हूं, है ना, कि ये ऐसे सवाल हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। बार बार बोल रहा हूं, ये सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके पेपर के अंदर ये सवाल दिखने वाला है, ठीक है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत ज्यादा। आ जाओ, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन। बताएं भाई, आर्टरीज और वेन्स के ऊपर बहुत सिंपल सवाल बार बार पूछा जाता है। आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज कहां से खून लाती हैं? बोलो, याद करो। आर्टरीज जो होती हैं, एक कीवर्ड याद कर लो, आर्टरीज में आता है ए, तो ए से याद कर लो अवे। याद रखना, आर्टरीज विल ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट, दिल से दूर, है ना। और जिन्हें आशिक लोगों को लगता है कि दिल तो प्यार करने के लिए होता है, दिल प्यार करने के लिए नहीं होता, दिल पंप करने के लिए होता है ना। तुम बोलते रहते हो ना कि नेहा सुनैना तुमने मेरा मैसेज नहीं देखा तो मेरा दिल टूट जाएगा। दिल नहीं टूटेगा बेटा, दिल बेचारा पंप कर रहा है, उसको पंप करने दो, उसको मत तोड़ो, ठीक है। तो क्या है? अवे, मूव अवे, दूर 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 दूर। और वेन्स क्या करती हैं? वेन्स जो होती हैं टूवर्ड्स लेकर आती हैं, खून को हार्ट के टूवर्ड्स लेकर आती हैं। डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट से। ये 5-6 पॉइंट हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट यही कि आर्टरीज अवे, वेन्स टूवर्ड्स। दूसरी चीज, आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पर नोट करना, आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट एक एक्सेप्शन है यहां पर। कौन सी आर्टरी होती है? इकलौती ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी कैरी करती है। और वो कौन सी है? किस किस को याद है? बोलो,
अरे बोलो यार क्या, पल्मोनरी, बहुत बढ़िया, बच्चों को याद है। आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिर्फ एक एक्सेप्शन, पल्मोनरी, ठीक है। सिमिलरली वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड, एक एक्सेप्शन, पल्मोनरी। याद रखेंगे, यहां पर आंसर पूरा नहीं हुआ है, यहां पर लिखकर आना कि पल्मोनरी भी एक एक्सेप्शन होता है, पूरा आंसर लिखोगे पूरे नंबर मिलते हैं। आगे देखते हैं, आर्टरीज आर मोर मस्कुलर, आर्टरीज थिक होती हैं, आर्टरीज थिक होती हैं, ठीक है। जबकि जो आपकी जो वेन्स होती है ना, वो क्या होती है, वो पतली होती हैं। क्यों? क्योंकि वेन्स के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो क्या है, वेन्स कंटेन लो ब्लड प्रेशर, जबकि आर्टरीज जो होती हैं वो हाई ब्लड प्रेशर को कर रही होती है, ठीक है। क्लियर, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया भैया, आई एम इन क्लास 11 स्टिल वॉचिंग योर वीडियो। क्यों देख रहे हो भाई? जिंदगी में कुछ बेहतरीन करो, बड़ा करो, क्या कर रहे हो भाई, है? है ना, मैं बोल तो रहा हूं, मैं बता रहा हूं ना तुम्हें। अच्छा ये पूरे डिफरेंस समझ आ गए ना, 5 डिफरेंस याद कर लेना। अच्छा मैं तुम्हें बताता रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे तो पता क्या करते हैं, बच्चे आते हैं कि आज तो भैया कुछ तो नया करेंगे क्लास में, आज तो भैया किसी की तो बेइज्जती करेंगे। फिर क्या करते हैं ना बच्चे, मैं बताता हूं, और होगा ये। बच्चे क्या करते हैं, अभी मैं लाइव के बाद इंस्टाग्राम खोलूंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे स्टोरीज पे मेंशन होंगे, मैं उनकी स्टोरी देखूंगा, उस पर ऐसी कुछ क्लिप निकाल रखी होगी, और जिसमें कि मैं कुछ बोल रहा हूँ कि मतलब कुछ फनी सी लाइन, और उसकी स्टोरी निकाल देंगे, उसके पोस्ट डाल देंगे, रील डाल देंगे, और वो रील हो जाती है इनकी वायरल, है ना। मतलब मेरे कुछ हो गए वर्ड, उसमें रील निकाल के वायरल कर देते हैं कंटेंट को। मैं इतनी बार देखा कि भाई क्या तो कुछ भी निकाल देते हैं बच्चे। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये थे हमारे 27 क्वेश्चंस। 27 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब फटाफट से सुनो, अब मैं एक क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस का जो सवाल होता है वो मैं आपको कराने वाला हूं। केस बेस की एक सवाल लेकर आया हूं, उसको 3 पार्ट्स में तोड़ा है, मतलब 28, 29 और 30। ये हमारा एक केस बेस क्वेश्चन होने वाला है। इसको थोड़ा सा फोकस से सुन लेना, क्योंकि केस बेस क्वेश्चन की ज्यादा लोग प्रैक्टिस नहीं करवाते, बट आपके पेपर में 4 नंबर का सवाल आता है केस बेस का। देखो केस बेस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट दे रखी होती है ऐसी, जैसे कि लाइन पढ़ो, अ टीचर while conducting practicals in laboratory divided students into 3 groups and gave them various solutions to find out the pH and classify them into acid, base and neutral solution। ठीक है, अब बोल रहा है ग्रुप ए लेमन जूस, विनेगर, कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक्स। ग्रुप बी में कुछ दिया है, ग्रुप सी में कुछ दिया है। एक टीचर था, अब उस टीचर ने क्या करा कि भाई स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड कर दिया और उन्हें अलग अलग कंपाउंड्स दे दिए, है ना। ये 3 ग्रुप ए में दिया, ग्रुप बी में दिया, ग्रुप सी में दिया है। अब पहला सवाल क्या है, पहला सवाल ये है, फॉर द सॉल्यूशन प्रोवाइडेड विच ग्रुप इज आर लाइकली टू हैव पीएच लेस देन 7। पहला सवाल आपका ये है, कौन से ग्रुप का पीएच लेस देन 7 होगा, बताओ। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। पीएच लेस देन 7 का क्या मतलब, एसिडिक। अब ये बताओ ग्रुप ए, ग्रुप सी में से कौन से ग्रुप एसिडिक हैं, कौन सो के पास एसिडिक है, बताओ। पहले देखते हैं लेमन जूस, विनेगर। भाई ऑब्वियस सी बात है, लेमन के अंदर क्या होता है, एसिड होता है, पढ़ा रखा है बहुत बार। दूसरा देखते हैं टोमेटो जूस, कॉफी, जिंजर जूस। हाँ, टोमेटो क्या होता है, टोमेटो के अंदर भी एसिड होती है, टार्ट्रिक एसिड, याद आ गया। हाँ, तो ये भी एसिड है। अगला देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, लाइम वाटर। ये नहीं होता, ये बेसिक, ये बेसिक। तो आंसर क्या, आंसर क्या, पहले का आंसर है ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, ए और बी। अगला देखते हैं ग्रेटर देन 7। कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसका पीएच ग्रेटर देन 7 होगा? अरे ऑब्वियस सी बात है, एक ही बचा है यार, सी। तो इसका लिख लेना आंसर सी। ठीक है, ये था आपका पहला सवाल। अब इसी का ही दूसरा सवाल देखते हैं। इसका दूसरा सवाल क्या है, लिस्ट 2 वेज ऑफ डिटरमाइनिंग पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये होता है केस बेस्ड क्वेश्चन, है ना। देखो मैं इसको अलग अलग सवाल में तोड़ के लेकर आया हूं, बट आपके पेपर में कैसा आएगा, 4 नंबर का सवाल आएगा। ऐसे आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे और उसमें से फिर आपको ऐसे 4-5 पार्ट्स पूछ लिए जाएंगे। यही होता है केस बेस्ड क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ नहीं होता। बच्चे क्या होते हैं ना, बच्चों को लगता है केस बेस्ड क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, बट मैं आपको रियलिटी बताऊं, केस बेस्ड क्वेश्चन आर दी मोस्ट स्कोरिंग पार्ट। अगर तुम कहीं पर बिल्कुल फुल मार्क्स ला सकते हो, वो है केस बेस्ड क्वेश्चन। क्यों? ऐसे सवाल आते हैं। अब देखो पार्ट बी क्या है, लिस्ट 2 वेज ऑफ डिटरमाइनिंग पीएच। पीएच बताना है, क्या वेज होते हैं? पहला होता है आपका पीएच पेपर, पीएच पेपर होता है, और दूसरा होता है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर जैसे फिनोप्थिलीन, टर्मरिक, याद है? अरे याद है नहीं है, भूल गए? अरे याद है नहीं है, भूल गए, है ना। हाँ बहुत बढ़िया। 2 वेज क्या है, 2 वेज हैं, एक तो पीएच पेपर और एक है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। अगला इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट क्या है,
इसके थर्ड पार्ट के भी दो पार्ट है। पहला, एक्सप्लेन वाई द सोर्स सब्सटेंस सच एज लेमन जूस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग टार्निश्ड कॉपर वेसल। क्या होता है ना, कॉपर जो होता है ना उसको हम क्लीन करते हैं एसिड से। अब सवाल यह है हम ऐसा क्यों करते हैं, इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है जो मेरा कॉपर है ना वो बेचारा क्या करता है ना, कॉपर ना बाहर रिएक्ट करता है, कॉपर का कोरोजन होता है, तो कॉपर क्या बना लेता है, कॉपर एक लेयर बना लेता है किसकी, कॉपर कार्बोनेट, COCO3। COCO3 दिखा भी देता हूं। कॉपर क्या करता है, कॉपर अपनी एक लेयर बना लेता है, अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है, ठीक है, किसकी, कॉपर कार्बोनेट की, कॉपर कार्बोनेट की। अब कॉपर कार्बोनेट कैसा होता है, बेसिक होता है। ध्यान से सुनना, कॉपर कार्बोनेट है मेरा बेसिक, बेसिक को क्या चाहिए, बेसिक को चाहिए एसिड। अब हम क्या करते हैं, एसिड लाते हैं, बेसिक भी खुश। अब दोनों क्या करते हैं, मिल जाते हैं, मिलकर क्या होता है, जब एसिड और बेस मिलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और आपका जो कॉपर वेसल है वो साफ हो जाता है, एकदम चकाचक, चकाचौंध आ जाती है उसके अंदर, क्लीन हो जाता है। तो ये था आपका सवाल, ये था इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं, पीएच हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस, बताओ क्यों पीएच इंपॉर्टेंट क्यों है? पीएच के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि पीएच ना हर एक जगह पर है। आपका फूड के अंदर पीएच है कि आपका फूड एसिडिक है, बेसिक है। आपका जो टूथ है, आपके जो दांत हैं उसके अंदर भी पीएच है ना? क्यों? हम ब्रश क्यों करते हैं? हमारा जो टूथपेस्ट होता है उसके अंदर बेस क्यों होता है? क्योंकि जो जर्म्स होते हैं ना वो हमारे माउथ को एसिडिक, मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम में ला देते हैं। उससे क्या होता है, हमारे जो दांत है वो डिकम्पोज होने लगते हैं। बट हम क्या करते हैं, सुबह लाते हैं ब्रश, टूथपेस्ट लगाते हैं, टूथपेस्ट है बेसिक इन नेचर, ब्रश कर लेते हैं, एसिड बेस मिले, न्यूट्रलाइजेशन हुआ, टाटा बाय बाय गुड बाय। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर भी यहां पर दे रखा है, इसका आंसर भी यहां पर दे रखा है, देख लेना, ये दे रखा है, चेंज इन पीएच कैन री कॉज टूथ डीके। मतलब जो पीएच है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, पीएच तो हमारी जिंदगी के अंदर है, पीएच हर एक जगह पर है। तो उसका जो आंसर है वो सारे के सारे दे रखे हैं, सर्वाइवल ऑफ इक्वेटिक लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन पीएच वाटर बिकम्स लो। अगर पानी का पीएच कम हो गया ना तो भाई जो आपकी जो मछलियां हैं वो भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, है ना? फिर तुम वो गाना नहीं गा पाओगे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना? तुम्हारे स्कूल में भी पढ़ाते थे क्या ये? हमारे भी पढ़ाते। हाँ, एक बच्चे ने एक और लिखा है एंट एसिड, वो भी बहुत अच्छा एग्जांपल है उसका। इसका एक और एग्जांपल है एंट एसिड। एंट एसिड क्या होता है, आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है तो आप क्या लेते हो, इनो लेते हो, है ना? वो क्या है, वो एक तरीके का एंट एसिड है जो कि न्यूट्रलाइज कर देता है। बहुत बढ़िया। चलिए, ये थे आपके कुछ सवाल। अब हम बढ़ रहे हैं 31, 32, 33। 3 सवाल बच्चे हैं, ये मैं करा रहा हूं। आगे के जो 2 एमसीक्यू हैं, वैसे एमसीक्यू हमने बहुत प्रैक्टिस करी, बट प्रीवियस ईयर में जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू हैं 3, वो मैं आपके लिए लेकर आया, ठीक है? जो 2-2, 3-3 बार सेम सवाल पूछे गए हैं, तो ये मैं करा रहा हूं। अगले 2 आपको होमवर्क मिलेंगे, अभी कहीं नहीं जाना है, 5 मिनट ध्यान से सुन लो। पहला सवाल देखो, MnNO2 XHCl से मिलता है और MnCl2 और ये बनाता है। अब हमसे बोल रहा है इस इक्वेशन को बैलेंस करो और बैलेंस करके x, y और z की वैल्यू बताओ। बेसिक बैलेंसिंग बेटा, कुछ नया, कुछ यूनिक, बहुत सिंपल। बैलेंस करो फटाफट। कैसे करोगे बैलेंस? ये देखो, हम ना दिमाग लगाएंगे, हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं। एमसीक्यू में तो तुक्का, अरे तुमने तुक्का स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देखी नहीं देखी अभी तक? तुमने तुक्का स्ट्रेटेजी वाली देख ली? तुमने तुक्का स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देख लिया नहीं देख लिया, बताओ पहले। देख ली? देख ली, बहुत बढ़िया। हाँ, बच्चों के आंसर आ गए। हाँ ठीक है। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना, देखो आपको पता है Mn यहां पर 1 है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहां पर Mn का कोफिशिएंट 1 है तो ऑक्सीजन भी यहां पर कितने, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी 2 होने चाहिए, इधर भी 2 होने चाहिए। तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 2, y की वैल्यू क्या आएगी 2। अब अगर y मेरा 2 आ गया तो यहां पर मेरे हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 इंटू 2 कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए मेरे 4। अब अगर यहां पर हाइड्रोजन 4 है तो यहां भी 4 होने चाहिए, है ना? तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 4, x की वैल्यू आएगी 4। तो ये आएगा 2, ये आएगा 4, ऑप्शन मैच कर लो, 2 और 4। अच्छा एक मिनट, क्या आ रहा है, कुछ गलत लिख दिया क्या? x की वैल्यू कितनी आई थी बेटा? अच्छा y की वैल्यू 2 है, उल्टा लिख दिया। इसकी वैल्यू आ रही है 4, इसकी वैल्यू आ रही है 2, 4 2 4 2 किस में दे रखा है, सी में दे रखा है। ये आंसर बढ़िया, सी ऑप्शन। बेटा डी कहां से आ रहा है तुम्हारा, 4 2 आएगा। x की वैल्यू निकाल तो दी पहले, सबसे पहले x की वैल्यू तो निकाली 4, ऐसा मत करो। चलिए अब अपने होमवर्क क्वेश्चन नोट करो फटाफट। ये आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन है, एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सबने?
ले लिया क्या सबने? अगला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। और इसका क्या है ना, आपको कमेंट करना है। एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 स्क्रीनशॉट डन। चलिए अब सुनो, इसको क्या करना है ना, तुम्हें इन दोनों क्वेश्चन के जो आंसर है कमेंट करना है, वही हमारे पिछले सेशन की तरह कि आपको क्या करना है, कमेंट करो। जो सबसे एक्यूरेट आंसर होगा, मतलब इन दोनों सवालों का, उनको मैं पिन कर दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो आप सबको कमेंट करना है, किसी का भी कमेंट पिन हो सकता है। पिछली बार भी वीडियो में मैंने कमेंट पिन कर दिया था जिसका आंसर सही था। ठीक है, तो ये थी आज का लेक्चर। और मुझे पता है बच्चे लिख रहे हैं भैया एग्जाम टफ आएगा क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं। ऐसा नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत पुराने हैं, पिछले साल के भी हैं इसमें, पिछले से पिछले साल के भी हैं, पिछले 10 साल के हैं। मतलब अब तुमने खुद ने देखा, कुछ टफ था, कुछ मुश्किल था, कुछ बहुत ज्यादा टफ था, नहीं ना? देखो बस मैं एक चीज तुमसे बोलता हूं, बहुत सारे मैंने चैट्स भी अभी मैं देख नहीं पाया सारी चैट्स, बस जितनी मुझे दिख रही थी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे भैया मेहनत कर रहे हैं बट नंबर नहीं आ रहे हैं, वे डर लग रहा है। मैं तुम्हें बस एक लाइन बताता हूँ, एक बहुत अच्छी कहावत है कि जिंदगी में एक फेज ऐसा आता है जब आपको मेहनत करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है। वो फेज हर किसी की जिंदगी में आता है, या तो आज आएगा, या तो कल आएगा, या तो परसों आएगा, एक दिन तो आएगा जब रगड़ना पड़ेगा। उस समय पर कोई रिजल्ट नहीं आएगा, उस समय पर आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा उस समय पर अच्छा, बट फिर भी आपको लगे रहना पड़ेगा। और वो इंसान जो कि इस फेज से निकल गया ना एक बार, वो फिर जिंदगी में बहुत अच्छा कर लेता है। तो शायद तुम्हारा वो एक फेज चल रहा है कि यार तुम मेहनत कर रहे हो बट उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, इस फेज से डिमोटिवेट नहीं हो रहा है। ये फेज तुम्हें सिखा कर जाएगा, ये जो तुम आज मेहनत कर रहे हो ये कल काम आएगी। तो इस मेहनत से भागो मत, डरो मत, है ना? ऐसे मत करो कि यार ये हो गया, नंबर कम आ गए, मेरे दोस्त के तो यार 95 है, यार मेरे दोस्त के तो इतने आ गए, उसके इतने आ गए। मत करो यार, तुम अपना बेस्ट लगाओ। कल को जब तुम्हारा रिजल्ट आए और मैं तुमसे फोन मिला के पूछूं कि यार हाँ यार रोहित कितने नंबर आए, हाँ यार नेहा कितने नंबर आए, हाँ यार क्या अंशिका कितने नंबर आए, तुम बोलो भैया इतने नंबर आ गए। अच्छे नंबर आते हैं, अच्छी बात है, अच्छे नंबर नहीं भी आते तो भी तुम प्राउडली मुझसे बोलो कि भैया 70 आए हैं, 80 आए हैं, बट मेहनत लगाई थी, कहीं ना कहीं थोड़ी मिस्टेक रह गई जिस वजह से नंबर नहीं आ पाए। मैं बहुत ज्यादा खुश होने वाला हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे नंबर कितने आते हैं, वो तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हें बोलता हूं नंबर लाओ नंबर लाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि हर एक बच्चा मेहनत करना सीख ले, मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम रगड़ना सीख लो, मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम अपना बेस्ट लगाना सीख लो। मेरे लिए वो बहुत है, मेरे लिए वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं यही चाहता हूं तुम सभी से कि तुम अपना बेस्ट लगाते रहो। नंबर तो देखी जाएगी यार, कम नंबर आएंगे कोई दिक्कत नहीं है ना? 11वीं में कर लेंगे, 12वीं में कर लेंगे, जेई में कर लेंगे, नीट में कर लेंगे, बड़े एग्जाम क्रैक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर से फर्क नहीं पड़ता, अपना बेस्ट लगाना है। इस लेवल ऑफ क्वेश्चन से तुम्हें समझ आ गया होगा, ज्यादा बड़ा कोई लेवल नहीं है BYQ का, इतना आसान सवाल आते हैं, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। एंड एक लाइन याद रखनी है, व्हेन योर प्रशांत भैया इज हियर व्हाई टू फियर, डरने की कोई बात नहीं है। इसी के साथ एंड करते हैं। एंड मजा आया पढ़ाकर आपको 1.5 घंटा। लव यू ऑल एंड टेक केयर, एंड मिलते हैं अगले सेक्शन में, अगली कभी और डायग्राम वाली, शायद मैं स्ट्रैटेजी वो डायग्राम वाले सारे 1 घंटे का एक सेशन ले लूं, सारे डायग्राम पढ़ा दूं। चलिए टेक केयर, अब आप जा सकते हैं, इजाजत चाहूंगा आप सभी से, शुक्रिया, टेक केयर, बाय। चलिए बाय बाय बाय।